डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हम हिंदी विषय मुख्य या गौण विषय के रूप में लेकर पढ़ने वाले बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कविताएं के प्रथम ब्लॉक हिंदी काव्य परिचय के चौथी इकाई आदि और मध्यकालीन कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम अपने पिछले पाठ में पृथ्वीराज रासो को पढ़ रहे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार हमने 4 उसके कवित्त पढ़े थे, आज हम 5वें कवित्त पर जाते हैं। पद्मावती समय, पद्मावती नामक अध्याय से यह अंश लिया गया है, जो कि पृथ्वीराज रासो का 20वां समय है और इसमें पद्मसेन की पुत्री पद्मावती के नखशिख का सौंदर्य वर्णन है। पिछली बार हम बता रहे थे कि किस प्रकार उपमाएं सारी झूठी हो गई, अब उपमाएं सारी फीकी पड़ गई उपमेय यानी पद्मावती के सौंदर्य के सामने, और विधाता ने, ब्रह्मा ने मानो उसको कामदेव की पत्नी रति के रूप में ही रच दिया। उसी को आगे बढ़ाते हैं। मानहु काम कामनीय रचिय, रचिय रूप की रास। मानो कि विधाता ने काम की कामनी कामदेव की पत्नी रति के रूप में उसको रचा और रचिय रूप की रास। और इस रूप के सौंदर्य के परम उल्लास को, परम चरमोत्कर्ष को उन्होंने पद्मावती के रूप में रच दिया। पशु पंछी मृग मोहिनी सुर नर मुनियर पास। पशु पक्षी मृग सबको मोहित करने, सुर नर मुनि सबको मोहित करने वाली, सबको आश्चर्य में डाल देने वाला, ऐसा उसका सौंदर्य बना। और इतना ही नहीं, मैंने शारीरिक सौंदर्य तो उसका था ही, लेकिन बुद्धि और विद्या में भी वो उतनी ही आगे थी, उतना ही वो बलवती थी, उतनी ही उसका, जितना उसका शारीरिक सौंदर्य था उतना ही उसका मानसिक विकास भी था, उसका उसमें भी वह उतनी ही निपुण थी। सामुद्रिक लक्षण सकल, है ना, सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किस प्रकार के मनुष्य, किस प्रकार के लक्षणों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, और उस सारी लक्षणों के अनुसार वो सारे लक्षण जो सकल, सारे संपूर्ण लक्षण उस सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितने भी लक्षण स्त्री के बताए गए हैं वो सब उसमें थे। पिछले पाठ में ही हमने बताया कि उसको पद्मिनी कहा। नारी 4 प्रकार की बताई गई, 5 प्रकार की वर्णित होती हैं नारियां, उसमें पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, शंखिनी और पुंशली, ये 5 प्रकार की नारियों का वर्णन सामुद्रिक शास्त्र में मिलता है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, सर्व लक्षण युक्त जो नारी कही गई है वो पद्मिनी कही गई है, और पद्मावती वही पद्मिनी प्रकार की स्त्री थी। 64 कला सुजान, 64 कलाओं की वो ज्ञाता थी, उसको अच्छी तरह से 64 कलाएं, 64 कलाओं में संगीत, नृत्य, वाद्य और इसी तरह की जो नागरिक होने के लिए एक अच्छा संस्कारी व्यक्ति होने के लिए, जो समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो, जो समाज में जो हर तरह के कार्य, हर तरह के कला में निपुण हो, वो 64 कला युक्त कहा जाता है। श्री कृष्ण के साथ होता है कि वो 64 कला संपन्न थे, 64 कला
युक्त थे। राम के साथ भी ये बात उतनी नहीं कही जाती है जितना कि कृष्ण के लिए कहा जाता है। और फिर यहाँ पर हमारे कवि चंद बरदाई जी वर्णन कर रहे हैं कि पद्मावती इस प्रकार की स्त्री हुई जो 64 कला में निपुण थी। जानी चतुर्दश अंग षट रति बसंत परमान, है ना। और विद्याएं भी 14 विद्याएं, 6 अंग समेत 14 विद्याएं उसको प्राप्त थी। 14 विद्याओं का उन्होंने अध्ययन किया था। 14 विद्याएं कौन कौन सी? तो कहा गया है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उनको समझने के लिए जो 6 वेदांग कहे गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 4 और 6 मिला के 10 हुए। इसके अलावा मीमांसा और न्याय, ये दर्शन के हैं, और पुराण और धर्मशास्त्र, ये 4। तो ये 10 और ये 4, 14, ये 14 विद्याएं कही गई हैं शास्त्रों में। तो ये 14 विद्याएं उसको हस्तगत थी, उसको प्राप्त थी, उसने ये सब सीखा था। और विद्या में, बुद्धि में, किसी में भी वो कम नहीं थी। और रति और बसंत, रति अपने आप में सौंदर्य की प्रतिमान है, परम सौंदर्य युक्त है। और बसंत ऋतुओं में बसंत की छटा, बसंत कामदेव का सखा भी कहा गया है। और माने उस परम उल्लास जो है वो प्रकृति का सबसे उच्चतम रूप बसंत ऋतु में दिखाई पड़ता है। तो दोनों को अगर मिले, रति के सौंदर्य और बसंत के सौंदर्य दोनों को मिला दिया जाएगा, तब पद्मावती के सौंदर्य का कहीं वर्णन संभव हो सकेगा। स्पष्ट है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई पड़ रहा है। आगे चले। अब फिर आगे कथा थोड़ी सी चलती है, एक घटना का वर्णन हो रहा है। क्या हुआ? सखियन संग खेलत फिरत महलनी बग्ग निवास, कीर इक दिखय नयन तब मन भयो हुलास। ये ऐसी सुंदरी नारी पद्मावती अपने महल, बाग, बग्ग बाग, बगीचा, और निवास, अपने जो घर का बगीचा और घर का महल, घर था, कक्ष थे, उसमें सखियों के संग खेलती रहती थी। राजकुमारी थी, सखियां, बहुत सारी सखियां थी, उनके साथ खेलती थी। इसी में एक बार जब वो बगीचे में खेल रही थी, कीर माने तोता, शुक, वो एक उसको दिखाई पड़ा, है ना। और उसको देख करके वो एकदम प्रसन्न हो गई, बहुत उसको अच्छा लगा। नयन तब मन भयो हुलास, तब उसका मन, नयन एकदम आँख फैल गई, और मन में बहुत उत्साह, मन में बहुत प्रसन्नता उसको वो तोते को देख करके उसको लगा। कीर कुंवरी तन निरखी दिखी, नख सिख लो यह रूप, करता करी बनाए कह यह पद्मिनी स्वरूप। और तोता भी देखो, ज्ञानी तोता, वो जो तोता था वो भी कुंवरी राजकुमारी को देख करके तन निरखी दिखी, उसको देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इस प्रकार का नखशिख का स्वरूप, इसका ये रूप है, इतना सौंदर्य, नख माने पूरे शरीर में कहीं कोई आड़ी टेढ़ी चीज़ नहीं, पूरा शरीर ही सौंदर्य का प्रतिमान, ऐसी एक नारी है। करता करी बनाए के, लगता है विधि ने, करने वाले ने, रचनाकार ने इसको बिल्कुल फुर्सत में अच्छी तरह से बना करके, और ये पद्मिनी नारी का जो वर्णन मिलता है उसी का साकार स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है, ऐसा ये तोता सोच रहा है। हर्षत आनंद मन मह हुलस लय, जू महल भीतर गई, पंजर अनूप नग मणि जटित, सो तहि मह रखत भय। बीच का इसका अंश थोड़ा सा नहीं है, किसी तरह से ये पाठ में नहीं आने पाया है। इसमें ये शुक जो है वो देखता है
पद्मावती को पद्मावती देख के प्रसन्न होती है उसको। और जो इतना सौंदर्य है उसमें बताया था कि बिंब फल जैसा उसका अधर है, और जो तोते होते हैं उनको बिंब फल बहुत पसंद होता है। तो एकदम उसको लगा कि ये तो बिंब फल ही रखा हुआ है, और वो तोता उसको खाने के लिए जाता है, और जैसे ही समीप पहुंचता है तो पद्मावती उसको पकड़ लेती है, और पकड़ करके हर्षित, तो ये जब वो तोते को पकड़ पाती है तो उससे मन में हरखत आनंद मन में बहुत उसको आनंद हो जाता है, बहुत प्रसन्नता हो जाती है, और प्रसन्नता पूर्वक वो उसको महल के भीतर, अपने घर कक्ष के भीतर, अपने घर के भीतर ले जाती है। और पिंजरा, एक पिंजरा अनूप, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, ऐसा अनूप, ऐसा सुंदर, नगमणि जटित, जिसमें कि मूल्यवान पत्थर, मूल्यवान मणियाँ जटित जड़ी हुई थी, ऐसे उसमें जो है वो उस तोते को, वो जो विशिष्ट तोता था उसको रख देती है। कुटिल केस सुदेश पोहप रचियत पिक सद, कमल गंध वय संध, हंस गति चलत मंद मंद। ये एक वस्तु आगे के कथा से जुड़ता हुआ ये एक कवित्त है, जिसमें कि उसके पुनः सौंदर्य, माने अब तोता जो है दिन प्रतिदिन उसके सौंदर्य को देख रहा है कि उसके जो सुंदर उसके केश हैं, वो कैसे घुंघराले केश, उसके खूबसूरत केश हैं, और उसके शरीर से कमल की सुगंध निकलती रहती है, सुगंधित उसका शरीर है। और ऐसे हंस गति, हंस जैसे नजाकत से और धीमे धीमे चलते हैं, ऐसे वो चलती रहती है। वह संधि में है, माने अभी बस युवावस्था, बालपन से युवावस्था की ओर वो बढ़ रही है एकदम। तो ये आगे की फिर वो कथा है, वो तोता सोचता है कि ऐसी जो सर्व गुण संपन्ना, सर्व लक्षण युक्ता जो ये सुंदरी नारी है, इसके पति के रूप में तो पृथ्वीराज को ही होना चाहिए। और आगे की कथा फिर इस प्रकार बनती है कि तोता पृथ्वीराज का वर्णन करता है पद्मावती से, और पद्मावती आसक्त होती है। ये भी बिल्कुल पारंपरिक तरीका है, जिसमें ये तोते के द्वारा या हंस के द्वारा नायक नायिका का मिलन करवाना, नायक को नायिका के गुण बताना, और नायिका को नायक के गुण बताना, और एक दूसरे को बिना देखे ही इस वर्णन के कारण एक दूसरे के प्रति आसक्त होना, ये प्राचीन परंपरा रही है काव्यों की, भारतीय काव्यों में, संस्कृत के महाकाव्यों में इस प्रकार की परंपरा दिखाई पड़ती है। उसी का परंपरा का पालन यहाँ चंद्रबरदाई ने भी किया है। और फिर ये कथा आगे चलती है, और पृथ्वीराज का विवाह पद्मावती से होता है। अंत में ये अंश आपके पाठ में रखा है, थोड़ा सा समझने के लिए। आपको एक बानगी समझ में आई होगी कि पृथ्वीराज रासों में वस्तुतः है क्या और किस तरह से ये लिखे गए हैं। इसके काव्य सौंदर्य के विषय में हम पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा बात करते गए थे कि परंपरा अनुसार नारी का नक्शिक वर्णन, इस जो खास पाठ आप में रखा है, ये जो 10 कविता हमने पढ़े, उसमें नारी के नक्शिक का वर्णन है, परंपरा अनुसार है। ऐसा ही महाकाव्यों में मिलता रहा है, वैसा ही चंद्रबरदाई ने किया है, और बहुत सफलतापूर्वक किया है, बहुत अच्छे ढंग से किया है। अलंकारों से भरी होती थी, अलंकार बहुत महत्वपूर्ण होते थे महाकाव्यों में। तो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग है। यमक अलंकार भी दिखाई पड़ते हैं अन्य स्थानों पर। इस अंश में संभवतः यमक अलंकार नहीं आया है, आया। इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। भाषा यह डिंगल कहलाती है, मिश्रित है, मैंने इसमें कुछ अंश कुछ शब्द ब्रज के भी मिलेंगे, कुछ राजस्थानी बोलियों के मिलेंगे, और इस तरह से ये एक, और कुछ में एक बिल्कुल आधुनिक भाषा के शब्दों का भी जो आगे चल कर के आज भी प्रयुक्त होते हैं ऐसे भी शब्द, उसमें मैंने जो हिंदी परिनिष्ठित हिंदी बाद में बनी उसके भी कुछ शब्द इसमें दिखाई पड़ते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। हिंदी भाषा के विकास के क्रम में उसकी पूरी प्रवाह में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। और उसमें सभी जो पुरानी हिंदी का विकास, आधुनिक हिंदी का विकास जिन जरिए से हुआ, जिन भाषाओं से हुआ, जिन बोलियों से हुआ, उन सभी के रूप इसमें मिलते हैं। कुछ एक यहाँ पर हमने रखा है आपके लिए कि आप अगर पृथ्वीराज रासो के विषय में और जानना चाहें तो आप इन स्थलों पर देख सकते हैं। इसमें एक ये rajteachers.com है। ये वस्तुतः तो स्कूली बच्चों के लिए पाठ तैयार किया है, लेकिन काफ़ी अच्छा तैयार किया गया पाठ है। और उसमें आपको इस खास पद्मावती समय, ये जो आपका पाठ है, वही पाठ उनके 11वीं कक्षा में भी उसका एक अंश है। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका व्याख्या और इसकी पूरा वर्णन, एक एक शब्द का अर्थ, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से इसमें मिल जाएगी। आप नोट कर सकते हैं। rajteachers.com, www.rajteachers.com आप डालेंगे गूगल सर्च में। आप अगर गूगल सर्च में पृथ्वीराज रासो पद्मावती समय ऐसा डालते हैं तो भी ये बताएगा, और सीधे आप इसको भी डाल करके उसको देख सकते हैं। एक बार पढ़ना चाहिए। दूसरा जो मैं बात कर रही थी कि इसके समय के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हैं, इसके पाठ के संबंध में बहुत सारे चर्चाएं हैं, वाद विवाद हैं, लोग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसको एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेज की एक सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैडम, उन्होंने यूट्यूब पे उनका व्याख्यान है। ये व्याख्यान आप पढ़ें तो आप लाभान्वित होंगे। आपको पृथ्वीराज रासो के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। इसके अलावा अगर पुस्तक आपको पढ़ना है, आप लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकते हैं। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, ये नामवर सिंह जी की रचना है। आज डॉक्टर नामवर सिंह जी अधिकारी विद्वान है रासो के। उन्होंने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर के रासो पर बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे विवादों के निराकरण का भी प्रयास किया है। तो उनकी ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है और आप इसको देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके संबंध में आपको अगर कोई आवश्यकता हो पूछने की, तो आप निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का संपर्क कर सकते हैं, मेरा संपर्क कर सकते हैं और मैं हर समय आपकी शंकाओं के समाधान का प्रयास करूँगी। आप मेरे ईमेल आईडी नोट करके रखें। इस ईमेल आईडी पर आप अपना कोई भी प्रश्न भेज सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है archana.mishra@baou.edu.in। इस पर आपकी कोई भी शंका आपको हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ईमेल कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। आप पढ़ें। शुभकामनाओं सहित नमस्कार। स्वाध्यायः परः।